मैं आपका आभारी हूं कि आपने होम और जेल की मांग पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। कबीरदास जी ने कहा था सभापति महोदय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज जब कानून व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्मरण करना बहुत समीचीन होगा कि उन्होंने किन लक्ष्यों को आगे रख करके भारत के संविधान की रचना की और ये अपेक्षा की कि देश में कानून का शासन होगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज अपराध की घटना का प्रयोग एक खास विचारधारा के प्रसार के लिए किया जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से मुझसे पूर्व वक्ता ने विचार रखे, उससे तो यह प्रकट होता है कि राजस्थान में पुलिस कुछ कर ही नहीं रही। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने इस बात की कभी परवाह नहीं की कि मुकदमे दर्ज होने का ग्राफ कितनी ऊंचाई पर जा रहा है। उन्होंने इस बात की परवाह की कि इस देश का नागरिक जो अगर समझता है कि पुलिस में उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर हाल में मुकदमा सुनिश्चित हो। आने से धक्का पड़ जाए तो पुलिस अधीक्षक के यहां पर यह व्यवस्था की कि वो मुकदमा दर्ज करेगी। और इतना ही नहीं, जब आला अधिकारियों की जांच में सामने आ गया कि फला नागरिक के मुकदमे को दर्ज करने के अंदर थाना अधिकारी ने आनाकानी किए, माननीय सभापति महोदय, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। तो ये एक सोच है, मुकदमों के बोझ से हम डरते नहीं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं प्रमाणित करूंगा सदन के अंदर कि नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो लेटेस्ट फिगर 2021 के जारी किए हैं, राजस्थान हिंदुस्तान में कहां खड़ा है वो मैं निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, हम देखें राजू ठेठ किस मुस्तैदी के साथ उसको गिरफ्तार किया गया, और जावरा माइंस के अंदर ओडा गांव के अंदर जो विस्फोटक के जरिए लाइन उखाड़ने वाले थे, क्या पुलिस की प्रोएक्टिव परफॉर्मेंस नहीं थी? और इसके साथ ही एक पति ने अपनी पत्नी और अपने भाई बीमा का पैसा वसूल करने के लिए उनकी हत्या कर दी, क्या पुलिस ने अपनी तत्परता से उसका पर्दाफाश नहीं किया? और माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गंडासों के साथ में, जिसके अनेक फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पूरे राजस्थान के अंदर प्रसारित हुए, क्या उसके नाम पर भी धर्म का रंग देकर के इन्होंने राजनीति करने की कोशिश नहीं की? माननीय सभापति महोदय, का भी कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो है। पेपर लीक वालों का कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो, वो भी बोलो। पेपर लीक वालों का फोटो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी है, वो क्यों नहीं बोल रहे आप? आज भी आई है फोटो पेपर लीक वालों की कांग्रेस के नेताओं के साथ। जब आप बोलते हैं तो इनको हम नहीं बोलने देते। जब ये बोल रहे हैं, प्लीज सुनिए। सुनिए मुख्यमंत्री जी का रोजा अफ्तार का मुख्य मेहमान था। और माननीय सभापति महोदय, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का सुप्रीम उदाहरण नहीं था? वो स्वयं उसके निवास पर गए। इतना ही नहीं, उसके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी। क्या राजस्थान के 75 साल के इतिहास के अंदर हम कोई दूसरा ऐसा उदाहरण बता सकते हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि दुष्कर्म की बात करते हैं। 2018 में दुष्कर्म के 30.5% मुकदमे माननीय सभापति महोदय कोर्ट के जरिए दर्ज होते थे। आज वो आंकड़ा घट करके माननीय सभापति महोदय 14% पर आ गया। तो क्या ये पुलिस की जवाबदेही का सीधा प्रमाण नहीं है? इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, एसपी के ऑफिस में भी 336 मुकदमे अलग अलग जगह पर दर्ज किए गए, और 18 मामलों में जब उच्च अधिकारियों के ध्यान में आया कि जो फरियादी है उसका मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही की, तो 18 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई माननीय सभापति महोदय की गई है। ये इस बात का प्रमाण, एक जवाबदेह शासन। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा,
हमेशा हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति आता है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच हो जाएगी, गलत पाया जाएगा एफआईआर हो जाएगी और अपराध होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से महिला अपराधों के लिए भी 2019 में नया यूनिट की स्थापना की गई। जघन्य अपराधों के लिए भी 2019 में नई यूनिट की स्थापना की गई और 156(3) का, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि इस्तगासों में लगातार संख्या में कमी। अनुसूचित जाति और जनजाति, माननीय सभापति मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका, 2 दिन पहले ही राजस्थान के गृह मंत्री रहे और राजस्थान के सर्वोच्च सदन के विधानसभा अध्यक्ष रहे कैलाश मेघवाल साहब का एक स्टेटमेंट आया था शाहपुरा से कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है, बोलता है, पार्टी के भीतर भी बोलता है तो अगली बार उसका टिकट कट जाता है। ये तुम्हारी असलियत है। जो 40 साल से तुम्हारी पार्टी में राजनीति कर रहा है जो व्यक्ति, उसने पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान की जनता को दिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर अनुसूचित जाति का एक इतना बड़ा रहता कितनी घुटन महसूस कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, 2018 में SC/ST के केसेस में जांच के अंदर 231 दिन लगते थे 2018 में और 2022 में वो घट करके 76 दिनों पर आ गया। मतलब 76 दिनों के अंदर पुलिस उसका अनुसंधान पूरा कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से रेप के मामले में 2018 में 208 दिन लगते थे जो अब घट करके 2022 में माननीय सभापति महोदय 67 दिन पर आ गया। पुलिस में पहले से ही 2015 से ही केस ऑफिसर स्कीम चल रही है। केस ऑफिसर स्कीम में सजा का प्रतिशत था 2015 से 18 में 56%, वो भी बढ़कर के माननीय सभापति महोदय 2019 से 22 में 61% पर आकर के खड़ा हो गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि दुष्कर्म के मामलों में 2 माह में निस्तारण का 2018 में प्रतिशत था 32 और वो 2022 में बढ़कर के 42 पर आ गया है। आईपीसी के अंदर बीजेपी की सरकार में सजा का प्रतिशत था 52.83 पूरे उनके 5 साल के शासन में, और इस सरकार के कार्यकाल में जो 2019 से 21 का फिगर मेरे पास उपलब्ध है, सजा का प्रतिशत बढ़कर के 57.33 हो गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि महिला अत्याचार में भी सजा का प्रतिशत जो 2016 से 18 में 38.56 था, वो बढ़कर के 19 से 21 के बीच में 46.07% पे आ गए। क्या ये सारे आंकड़े ये प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि राजस्थान में पुलिस विभाग मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सभापति महोदय, वो दिन दूर नहीं हुए, वो दिन दूर नहीं हुए अभी, वो कोरोना का समय था। क्या हालात थे? बाप बेटे के हाथ लगाने से डर रहा था, बेटा बाप के हाथ लगाने से डर रहा था, बाप मर गया तो बेटा उसकी अर्थी को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उस दौर के अंदर राजस्थान ने हिंदुस्तान के लोगों को अपनी जान पर खेलकर संभालने का काम किसने किया? कौन था वो कांस्टेबल था जो चौक पर बैठा हुआ था कोरोना की उस प्रचंड आंधी के बीच में भी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी कर्मठता के कारण हम राजस्थान के हजारों लोगों का जीवन बचा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से भी सीधे प्रकरण दर्ज करने की एक पहल की है और जनवरी 2023 तक उस ऐप पर 15,89,695 शिकायतें माननीय सभापति महोदय आई, जिसमें से 12,88,865 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है और इस तरीके से 81% डिस्पोजल है। मैं कह सकता हूं कि ये एक सराहनीय काम है जिसका इस सदन को समवेत स्वर से अनुमोदन करना चाहिए। और हम ही ने इस सदन में कहा था कि हमारे जो कांस्टेबल है, चूंकि नौकरियों का अभाव है, बहुत पढ़े लिखे लड़के भी कांस्टेबल होते हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है,
और काबिलियत तो उनमें डीवाईएसपी बनने की भी है, सब इंस्पेक्टर बनने की भी है, लेकिन चूंकि अवसर सीमित है, वो अपनी प्रतिभा का वहां प्रयोग कर रहे हैं। उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, हम ही ने इस सदन में कहा था कि उनको जांच का अवसर देना चाहिए, उनसे मुकदमों की जांच करवानी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि राजस्थान पुलिस के अंदर 2 वर्ष के दंड, कारावास के जो दंड के अपराध थे, उसमें इन कांस्टेबलों को अनुसंधान के लिए अधिकृत किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया और एक नई पहल हमारे निचले स्तर की मशीनरी में उत्साह पैदा करने के लिए माननीय सभापति महोदय की गई। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, महिला अत्याचार, मैं फिगर आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये जांच के दिन है, औसत दिन है। 2019 138, 2020 135, 2021 102, 2022 72 दिन। दुष्कर्म 2019 141 दिन, 2020 126 दिन, 2021 86 दिन, 2022 69 दिन। 4/6 पॉक्सो 2019 137 दिन, 2020 116 दिन, 2021 79 दिन और 2022 68 दिन। SC/ST के मुकदमे 2019 125 दिन, 2020 283 दिन, 2021 162 दिन और 2022 80 दिन। तो मैं समझना चाहता हूं, जब मेरे प्रतिपक्ष के साथ ये विचार रखें तो बताना कि राजस्थान पुलिस का काम किस रूप में राजस्थान को पीछे की तरफ धकेल रहा है। हर बिंदु पर हमने लगातार उत्तरोत्तर बेहतर काम करने की राजस्थान की पुलिस ने कोशिश की। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, क्या था दिल्ली में वो घटना हुई निर्भया की, पूरा देश हिल गया था। पूरा देश इस बात से चिंतित था कि हमारी बालिकाओं की सुरक्षा का क्या हो, और पूरे देश की भावनाओं को आधार पर नए कानून की संरचना की गई। माननीय सभापति महोदय, पॉक्सो एक्ट के अंदर 2019 में राजस्थान में 2 फांसी हुई, 117 लोगों को 20 साल से ज्यादा का आजीवन कारावास हुआ और इससे कम की सजा 284 लोगों को हुई। और 2021 में 5 लोगों को फांसी हुई, 84 लोगों को 20 साल से ज्यादा का आजीवन कारावास मिला और उससे कम 129 लोगों को सजा हुई। 2022 में भी 5 लोगों को फांसी हुई, 20 वर्ष से ज्यादा कारावास 209 लोगों को हुआ और इससे कम की सजा 209 लोगों को हुई। तो माननीय सभापति महोदय, किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, नेशनल NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मर्डर, राजस्थान की ऑल इंडिया रैंक क्या है? 2021 के फिगर आए, 2022 के भी फिगर नहीं आए। राजस्थान की ऑल इंडिया रैंक है 6 और भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है? पहले नंबर पर, बिहार दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। और इसी तरीके से जो पेंडेंसी है उसमें भी नेशनल फिगर है, एवरेज पेंडेंसी का मर्डर का 38.9% और राजस्थान 19.6%। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर राजस्थान की ऑल इंडिया में रैंक है 9 और पहले नंबर पर कौन है? वेस्ट बंगाल। दूसरे पे कौन है? बिहार। तीसरे पे कौन है? उड़ीसा। और नेशनल लेवल पर पेंडेंसी का एवरेज है 37.7% और राजस्थान 21%। असॉल्ट ऑन विमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, राजस्थान कहां खड़ा है? चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है? उड़ीसा। दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे पे कौन है? उत्तर प्रदेश। और नेशनल एवरेज क्या है? 25.8% और राजस्थान पेंडेंसी का एवरेज है 7.1%। माननीय सभापति महोदय, रेप पहले नंबर पर कौन है? भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश देश के अंदर पहले नंबर पर खड़ा हुआ। ये जरूर है कि इसमें हम भी बहुत अच्छे नहीं हैं, हम उसके ठीक पीछे खड़े हुए, लेकिन जो एवरेज पेंडेंसी का है
वो नेशनल एवरेज 24.9 है और राजस्थान का 10.4% है। इसी तरीके से अटेम्प्ट टू कमिट रेप, इसमें हम हिंदुस्तान में पहले नंबर पर खड़े, माननीय सभापति महोदय। बंगाल दूसरे पर है, असम तीसरे पर है, उत्तर प्रदेश चौथे पर है। और नेशनल पेंडेंसी जो है वो हमारी 8.1 है और नेशनल एवरेज 30.4 है। तो मेरा आपको ये निवेदन है कि ऑल आईपीसी क्राइम है उसमें हिंदुस्तान में 7वें नंबर पर राजस्थान खड़ा है। पहले नंबर पर भाजपा शिवसेना शासित महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर बुलडोजर सरकार उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे तमिलनाडु खड़ा है। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, कन्विक्शन पर आप देखेंगे तो भी राजस्थान बेटर है। एफआर पे देखेंगे तो भी राजस्थान की स्थिति, एफआर राजस्थान में ज्यादा होती है माननीय सभापति महोदय। मुकदमे अप्रमाणित ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि राजस्थान की सरकार ने निर्बाध एफआईआर की छूट दी और उस कारण से कई मामले अप्रमाणित पाए जाते हैं। पर फिगर से डरना नहीं चाहिए, जो सत्य होगा वो माननीय सभापति महोदय सामने आएगा। इसी तरीके से मैं सारे फिगर में आपके सामने निवेदन कर सकता हूं, लेकिन सदन का समय सीमित है। इसी कारण से मैं दूसरे सेक्शन के मुकदमे अलग अलग जो है वो सारी जानकारी मेरे पास है और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की मौजूदा सरकार पूरी तत्परता से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी जवाबदेही से राजस्थान के लोगों की सेवा कर रही है और पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय परिदृश्य में राजस्थान की परफॉर्मेंस कहीं बेटर है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय निवेदन करूंगा, राजस्थान पुलिस को कई चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो चीजें राजस्थान में हमने नहीं देखी विगत इतने समय में, वो सर उठाने लगी है, वो दिखने लगी है। ये गैंग वॉर बहुत कभी कभार सुनाई देता था, लेकिन आज गैंग वॉर की जो प्रताड़ना है वो व्यापक रूप से फैल रही है। बहुत लोगों को टेलीफोन जाते हैं, लोग हिम्मत नहीं कर पाते मुकदमा दर्ज करने। इस कारण नहीं कर पाता है कि उनकी अपनी जान की उनको डर रहती है। ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आपने बनाया था, इसका मूल कारण था ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना, लेकिन ये दूसरे बहुत सारे काम भी करने लगे। कहीं जुआ चल रहा है तो वहां भी पहुंच गए। अरे भैया, वहां पुलिस मौजूद है, जिले की पुलिस मौजूद है, डीएसटी मौजूद है, तुम्हें जिस काम के लिए तुमको खड़ा किया गया है वो काम करो। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, राजस्थान पुलिस की एक और उपलब्धि है ये मूसावाला कांड, जिसके वाहन बरामद नहीं हुआ दिल्ली पुलिस से भी, पंजाब पुलिस से भी। राजस्थान की पुलिस ने उसका वाहन माननीय सभापति महोदय उसका वाहन जो है वो बरामद किया। ये बहुत बड़ी राजस्थान पुलिस की उपलब्धि। मैं आपको निवेदन करूंगा, यद्यपि पिछली सरकार में पिछले साल में साइबर थाने राजस्थान के हर जिले में खोले गए, लेकिन माननीय सभापति महोदय वो फंक्शनल नहीं हो पाए। आज सबसे ज्यादा पीड़ित आदमी साइबर क्राइम से है। एक कोई मैसेज आता है, वो बाय द वे उस पर रिप्लाई कर देता है, अगले 10 मिनट के अंदर उसका पैसा निकल जाता है। और राजस्थान पुलिस का सबसे कमजोर काम साइबर क्राइम के अंदर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 37,151 शिकायतें साइबर क्राइम की आई, 130 करोड़ रुपए की ठगी हुई, लेकिन माननीय सभापति महोदय सिर्फ 5 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। अब अपराध का तरीका बदल रहा है। अब जो गैंगवार कर रहे हैं लोग, उनके उपकरण क्या है, उनका इंटरनेशनल नेटवर्क है। आप कहां खड़े हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बाउंड्री लेस क्राइम है, जिसको बिना संसाधनों के, बिना आधारभूत ढांचे के हम पार नहीं पा सकेंगे। मैं ये भी विनती करूंगा, कुछ चीजें पुलिस कर्मियों के लिए भी सोचनी चाहिए। इनका जो मैस भत्ता है वो बढ़ाना चाहिए। मैं पंजाब का पढ़ रहा था, पंजाब में 13 डीजी और 13 डीजी में भी 93 बैच के साथ है। क्या राजस्थान में 93 बैच वालों को आपने डीजी बना दिया? तो मैं विनती करूंगा कि आप इसका भी पुनर्गठन करें, ताकि जो लोग राजस्थान के जनता की सेवा कर रहे हैं उनको भी इसमें अवसर मिले। कोई जरूरी नहीं है, भारत सरकार का तो अपना तरीका। पंजाब तो राजस्थान से भी छोटा स्टेट, लेकिन वहां डीजीपी के पद अपने से कहीं ज्यादा। तो मेरी ये विनती रहेगी
और दूसरा भी ये एक्स कैडर, आईपीएस का इन कैडर, आज एक एडिशनल एसपी को डीआईजी से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। तो बताओ, बनाओ बेचारों को आईपीएस, थोड़ा सिस्टम को और ठीक करो, ताकि पैसे तो आप दे ही रहे हो, कोई आप पर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन तो आ नहीं रहा है, लेकिन वो वहां बैठा बैठा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। पड़ोस के राज्यों में क्या स्थिति है, वो कितने साल में बन जाते हैं, कितने साल में उनका प्रमोशन हो जाता है। तो ये देखना चाहिए माननीय सभापति महोदय। बोलिए, आप बोलिए। अब माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, मुझसे पूर्व वक्ता ने भी एक अधिकारी का जिक्र किया, दिव्या मित्तल का। तो कम से कम ये तो बता दो कि वो किस दम पर ये कह रही थी कि तुम जाकर के वहां परिवाद दोगे जांच का बदलने का, वो जांच मेरे पास ही आएगी। उसके इतने कॉन्फिडेंस का कारण क्या है, वो तो राजस्थान के लोगों को, सरकार को बताना चाहिए। और जब वो आरएससी में टोंक में थी, उसकी गैर हाजिरी का प्रकरण था, वो गैर हाजिरी का प्रकरण आरएससी टोंक के डीआईजी द्वारा निस्तारित होना था। क्या कारण है कि वहां निस्तारित नहीं होकर एसओजी में निस्तारित हो? तो ये भी तो सदन को बताओ आप कि चंद सालों की नौकरी में उदयपुर में 50 कमरों का रिसोर्ट कैसे बना दिया। आपने एक आईपीएस है लक्ष्मण गौड़, उसके दलाल को गिरफ्तार किया, एसएचओ की शिकायत पर गिरफ्तार किया। वो लक्ष्मण गौड़ साहब रिटायर भी हो गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। इस तरीके की चीजें किस लिए करते हैं, वो आत्मलोचन करने की जरूरत पुलिस मुख्यालय को भी है और सरकार को भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, अब ये पेपर लीक, तो ये तो बताओ कम से कम कि भाई आरपीएससी का पर्चा लीक हुआ है, तो आरपीएससी का पर्चा लीक कहां से हुआ, ये तो बताओ। इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये हमें सब समझ में आता है, लेकिन मूल पर्चा लीक कहां से हुआ, ये आज तक बताने की स्थिति में आप क्यों नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू चल रहे हैं। आपने जोधपुर में एक कोचिंग सेंटर ने जो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड लोग हैं, उनकी लड़कियों का मॉक इंटरव्यू लिया। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हुआ। ऐसी ऐसी लड़कियां सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुई है जिनको ये नहीं पता है कि राजस्थान में कितने जिले हैं। तो आपने तय कर लिया है कि ये नकल करने वालों को ही भर्ती करोगे, ब्लूटूथ कोटा से जो नौकरी पेपर पास कर लेते हैं उनको ही भर्ती करोगे, कुछ तो व्यवस्था सुधारो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, भर्ती परीक्षाओं के संबंध में पिछली बीजेपी सरकार से इस सरकार का काम बेहतर रहा है, और इस सरकार ने जो मुकदमे दर्ज हुए उसमें कार्रवाई की है। ये जरूर है कि हम सब की भावना है, राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की भावना है कि पर्चे लीक नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने मुकदमे इन 3 सालों में दर्ज हुए, आरपीएफ परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा 2019 से 22 में हुआ, चार्जशीट पेश हो गई। कृषि सुपरवाइजर प्रतियोगी परीक्षा, चार्जशीट पेश हो गई। आर्मी भर्ती परीक्षा, चार्जशीट पेश हो गई। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग नॉन, चार्जशीट पेश हो गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019, चार्जशीट पेश हो गई। बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2019, वो अभी तक लंबित है। क्यों है, मंत्री जी को बताना चाहिए। कर सहायक रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियन भर्ती 2020, एफआर तथ्य की भूल से इसमें एफआर हुई है। जेईएन भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गई। जेईटी परीक्षा ये भी अभी पेंडिंग है। रीट भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गई, 103 मुलजिम है इसमें। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गई। सीएचओ भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गई। हाईकोर्ट की एलडीसी की जो एग्जाम है उसमें 22 लोग गिरफ्तार हुए पर चार्जशीट पेश नहीं हुई। और आरसीबी तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा, उसमें भी चार्जशीट हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि जो काम पुलिस को दिया गया है। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं जेल पर अपनी बात रखूं बहुत संक्षेप में, उससे पहले 2 बातें मैं पुलिस पर और निवेदन करना चाहूंगा। आदर्श सोसाइटी और संजीवनी सोसाइटी, लाखों
लोगों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इसके अंदर डूब गया है। आज मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि वो जो पैसा उसमें दिखाया गया कि पेमेंट हुआ, पैसा एक्स के पास गया, वाई के पास गया, जेड के पास गया, पर एक्स, वाई और जेड से आगे कहां गया, ये आज तक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पता नहीं लगा सका है। माननीय सभापति, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से 6 महीने पहले मिला, मैंने कहा कि ये पता लगा ये पैसा कहां गया, और जिस दिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ये पता लगाने में सफल हो गया कि वो अरबों रुपए जो दलाली के नाम पर, सैलरी के नाम पर जो 1500 करोड़, 800 करोड़ और कपड़े के वो सैंपल जो बांटे हैं उन्होंने मुफ्त में, उसके लिए जो पैसे दिए हैं, अगर वो मालूम पड़ गया तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि इस घोटाले को संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, प्रधानमंत्री जी उदयपुर आए थे बीजेपी की सरकार के, मोहन भागवत आरएस के चीफ भी आए थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं, लिस्ट मंगाना, 20-20 लोग अलग से उनसे मिले थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, उसमें आदर्श सोसाइटी के प्रमुख अभियुक्त का भतीजा भी इसमें एक था, और मोहन भागवत से इस आदर्श सोसाइटी के घोटाले का मुख्य अभियुक्त मुकेश मोदी 20 लोगों में मिलने वालों में था। अगर आप सरकार पूरी सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहती है तो उदयपुर के प्रशासन से उनकी आप डिटेल मंगाइए, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि ये अरबों रुपया क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों एक नाकारा किस्म के आईएएस को, रिटायर्ड आईएएस को वहां अहमदाबाद के अंदर आपने लिक्विडेटर बना करके बिठा रखा है। लोग उसको टेलीफोन करते हैं तो कहता है मेरे पास तो स्टाफ ही नहीं है। जानबूझकर इसलिए बिठा रखा है कि इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं। और मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, इसमें कोई दलगत राजनीति की भावना नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों का पैसा भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को मिलकर के वापस दिलाने का प्रयास करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं अब जेल पर 2 बातें निवेदन करूंगा। 2 मिनट में आप समाप्त करेंगे? हाँ बिल्कुल। जेल का काम लगातार बेहतर हो रहा है। पहले जेल के अंदर जिस तरह के साधनों का उपयोग कैदियों के द्वारा किया जाता था, अब जेल के स्टाफ के पास में वो तरीके हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके जरिए वो ये पता लगा सकते हैं कि कौन आदमी कौन से उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही माननीय सभापति महोदय, जो स्थायी पैरोल है वो भी आप देखेंगे तो लगातार हमारे जेल प्रशासन की बेहतर स्थिति, समय पूर्व रिहाई, उसमें भी लगातार बेहतर स्थिति है। रिकॉर्ड 2021 के अंदर 654 लोगों को, 54 कैदियों को, 6 से 54 कैदियों को माननीय सभापति महोदय समय से पूर्व रिहा किया गया। अब मंत्री जी जवाब दो तो बताना, आप 654 से 2022 में 125 पर क्यों आ गए? किससे नाराजगी आपकी होगी? अब खुला बंदी शिविर जो 369 थे 2018 के अंदर, उसमें भी बढ़कर के 2022 में माननीय सभापति महोदय हम 662 पर आ गए। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि पूरे भारत में 88 बंदी खुला बंदी शिविर है, जिसमें से 41 भारत में है, राजस्थान में, जो राष्ट्र के आधे खुले बंदी शिविर राजस्थान के अंदर है। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, एक बहुत मानवीय पीड़ा है, कांस्टेबल और जेल का प्रहरी। आज से 25 साल पहले दोनों की तनख्वाह बराबर थी, लेकिन 1998 के बाद में उस जेल प्रहरी की तनख्वाह बहुत कम हो गई, और उस फ्रस्ट्रेशन में हर साल जेल प्रहरी नौकरी छोड़ करके जाते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से विनती करता हूं कि जो 18,200 से 57,900 का जो वेतनमान है, दिल्ली के अंदर 21,700 से 69,100 है, उत्तर प्रदेश में 21,700 से 69,100 है, महाराष्ट्र में 21,700 से 69,100 है। मैं आपको 21,000 करने का नहीं कह रहा, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज सदन में आप घोषणा करें कि इन जेल प्रहरियों को 20,800 से 65,900 का वेतनमान आप देंगे, जिससे वो भी कांस्टेबल के समान वेतन प्राप्त कर सके। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, उपकारापाल राजस्थान के 28,700 से 91,300 का वेतनमान है, दिल्ली में 44,900 से 1,42,400 है, उत्तर प्रदेश में 44,900 से 1,42,400 है, महाराष्ट्र में 38,600 से
1,22,800 है। तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में भी आप उपकारापाल को 33,800 से 1,06,700 का वेतनमान दे। और आखिर में आपको निवेदन करूंगा कि ये 2019 में जो वरिष्ठ प्रहरी का आपने पद सृजित किया है, अभी तक तो उसका कोई लाभ मिला नहीं, तो आप उसको पद को खत्म कर दो और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा को पुलिस अधीनस्थ सेवा के समकक्ष करो। हार्ड ड्यूटी और जोखिम भत्ते में इनकी बढ़ोतरी करो और बढ़े हुए वेतनमान का भी काल्पनिक लाभ 1998 से दो। एक अंतिम बात कहता हूं, आपने पिछले साल घोषणा की थी सारे थानों को इंस्पेक्टर थाने कर देंगे, क्या हुआ? आप पदोन्नति नहीं कर रहे, और जब आप पदोन्नति नहीं करेंगे तो ये थाने सारे इंस्पेक्टर थाने कैसे बनेंगे? तो मैं आपसे विनती करूंगा, पदोन्नति की प्रक्रिया को ठीक करिए। और एक बार पुनः राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को राजस्थान के 7 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे प्राण से पूरे स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को एक लीडरशिप दी और राजस्थान की जनता की सेवा करने में हम सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रताप सिंह।